नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी तस्दीक लेकर। ये कहानी मैंने 4 दिसंबर 2012 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी तस्दीक। यदि 3 जड़ सरिताओं का पावन मिलन संगम कहलाता है, तो 3 चैतन्य मित्रों का नित्य मिलना इससे भी अधिक पवित्र क्यों करना होगा। सांझ ढली दारूड़ियों को जैसे दारू पीने की, बारिश के दिनों में भंगेड़ियों को भांग छानने की एवं गाहे बगाए जर्दा लेने वालों को जर्दे की तलब होती है, गणेश, भैरू एवं बब्बन नित्य शहर के पुराने किले के पीछे बतियाने के लिए मिलते। तीनों शहर के नामी सेठों के यहाँ नौकर थे। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक नौकरी बजाते एवं सूरज डूबते ही किले के पीछे इस तरह मिलते जैसे वर्षों के बिछड़े भाई मिलते हैं। एक दूसरे को देखते ही तीनों की बाँछें खिल जाती। तीनों आज फिर किले के पीछे मगरी पर बैठे लाल पीले होते सूरज को देख रहे थे। तीनों चिरकुंवारे थे। गणेश 32 पार, भैरू उससे 1 वर्ष छोटा एवं बब्बन भैरू से 2 साल छोटा था। तीनों अकल से भोट थे। मालिकों के दिन भर डांट खाते, पर बचपन से काम करते आ रहे थे, इसलिए मालिक उन्हें जस तस धकिया रहे थे। गणेश इन तीनों में कुछ अधिक अकल वाला, यानी अंधों में काना राजा था। वह तीनों से अधिक स्मार्ट भी था। उसका कद ऊंचा, चेहरा लंबा, नाक चौड़ी एवं वह बाकी 2 से कपड़े भी ढंग के पहनता था। उसी के बराबर मालिक का लड़का था। जब तक उसके पुराने उतरे हुए कपड़े मिल जाते एवं इन्हीं कपड़ों को धारण कर वह खिल उठता। भैरू का कद ठिगना, रंग सांवला एवं चेहरा गोल था। बब्बन था तो गणेश जैसा ही गोरा एवं लंबा, लेकिन पतला इतना था कि कुछ ज्यादा ही लंबा लगता। उसका नाक तीखा एवं आंखें भूरी थी। भैरू एवं बब्बन जिस तरह के कपड़े पहनते, उन्हें भिखारियों के कपड़ों से कुछ अधिक सुंदर कहा जा सकता है। दोनों की शर्ट पैंट पर जगह जगह पैबंद लगे होते एवं जूते ऐसे फटे होते जैसे उन्होंने फेंके हुए उठाकर पहन लिए हों। तीनों मस्त मौला थे। तीनों में आत्मगौरव दूर तक दृष्टिगत नहीं होता था। पराधीन अन्यों के रहमो करम पर पलने वालों में यह भाव शनि शनि दृढ़ होता जाता है। तीनों शाम मिलकर ठर्रा पीते, लेकिन पीने से अधिक उनको गपियाने की तलब होती। तीनों की जुबान की खुजली कई बार इस कदर बढ़ जाती कि तीनों एक दूसरे से पहले सुनाने के लिए लड़ पड़ते। गप सुनाते सुनाते उनके चेहरों पर ज्ञानियों सा दर्शन भाव उभर आता। वे एक ऐसे अकल्पनीय सुख में खो जाते जिसका वर्णन शब्दों से परे है। मालिकों के डांट डपट से उपजी कंठा क्षण भर में काफूर हो जाती। वर्षों गप्पे मारते मारते तीनों इस कला में महारत हासिल कर चुके थे। एक की 10 बनाने, डींग मारने एवं हवा में गांठें लगाने में उनका सानी नहीं था। इससे बढ़कर आश्चर्य तो यह था कि तीनों एक दूसरे को ध्यानमग्न योगियों की तरह परम एकाग्रता से सुनते। प्रारंभ में तो तीनों किस्सा गोइयों की तरह यहाँ वहाँ पढ़ी सुनी गप्पें सुनाते, जैसे कि यह गप कि एक गप्पी ने दूसरे से कहा कि मेरे गांव में 100 फीट लंबी खाट थी, तो दूसरे ने कहा कि मेरे दादा 100 फीट ऊंचे थे। तो पहले ने पूछा फिर वे सोते कहाँ थे, तो दूसरे ने जवाब दिया तेरे गांव की खाट पर। अथवा फिर वह गप कि एक बार एक प्रेमी प्रेमिका गंगा किनारे बैठे थे कि प्रेमी ने कहा मेरे बापू इतने अच्छे तैराक थे कि एक दिन गंगा जी में कूदे, हम 1 घंटे बाद निकले। तो प्रेमिका ने जवाब दिया बस इतना ही दम था तेरे बापू में, मेरे बापू तो साल भर पहले कूदे, हम अभी तक नहीं निकले। एक बार तो भैरू ने हद कर दी जब उसने बताया
कि एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा तो उसके बाबा ने बढ़ई को 100 फीट ऊंचा बांस बनाने का काम दिया। बढ़ई ने कहा कि मैं भी इसी गांव का जाया जन्मा हूं, मैं 1000 फीट ऊंचा बांस बनाऊंगा। फिर उसने 1000 फीट ऊंचा बांस बनाया। उसके बाद तो अकाल की समस्या ही हल हो गई। जब भी अकाल पड़ता, बाबा बांस से उड़ते बादलों को हिला हिलाकर बारिश कर लेते। उस दिन गणेश एवं बब्बन निरुत्तर हो गए, दोनों अल्पज्ञों की तरह सुनते रह गए। समय बीतने के साथ तीनों की गप्प कला गरियाती गई। धीरे धीरे तीनों शहर से चंडू खाने की खबरें लाते एवं एक दूसरे को सुनाकर धन्यता पाते। देशी ठर्रा उनकी कथा पारंगतता को परवान चढ़ा था। तीनों का नित्य यूं गपियाना बूस्टर का कार्य करता एवं उनके दिन भर की थकान सहज ही मिट जाती। तीनों की गप्पें अनेक बार उनके दैनिक क्रियाकलापों से भी जुड़ी होती, जैसे कि एक बार भैरू को उसके मालिक ने बाजार से गुलाब जामुन लाने को कहा। उस दिन घर में मेहमान आए थे। भैरू ने गुलाब जामुन तो खरीद लिए, लेकिन लौटते वक्त मन चल गया। वह एक एक कर सभी गुलाब जामुन चट कर गया। बेचारे ने महीनों से मिठाई नहीं खाई थी। गरीब का मन भी आखिर मन है, दिन दिन मरकर भी उसका मन नहीं मरता। वह 2 घंटे बाद घर पहुंचा एवं बोला, मालिक, मिठाई लेकर आ ही रहा था कि कुत्ते ने लपक लिया। आपके डर से मैं बहुत देर वहीं खड़ा रह गया। उस दिन जाने कैसे मालिक ने उसे भांप लिया। उसने भैरू की आंखों में झांक कर देखा तो दाल में काला लगा। भैरू की ऐसी धुनाई हुई कि दिन में तारे नजर आ गए। उस शाम भैरू ने एक ऐसी गप सुनाई जिसमें गुस्सा होकर एक नौकर ने मालिक को सरेआम पीटा था। बाद में मालिक ने नौकर से जब कहा कि माफ कर दे, तो नौकर ने गिरेबां छोड़ी। उस दिन गणेश ने पूछा भी, यार, नौकर मालिक को कैसे मार सकता है? मालिक ने उसे नौकरी से बाहर कर दिया होगा। तो भैरू ने उत्तर दिया, वह नौकर मालिक के सीक्रेट्स जानता था, जैसे कि मालिक के किसी अन्य औरत से संबंध थे। मालिक खून का घूंट पी कर रह गया। उस दिन गणेश एवं बब्बन को लगा, काश मालिकों के कुछ रहस्य वे भी जान लेते तो यूं डांट खाकर गुलामी नहीं करते। लोग यूं ही थोड़े कह गए हैं कि बिल्ला आटे आया मरता है। फंसा बिल्ला चूहों से भी कान कटवाता है, अन्यथा बिल्ला चूहों को छोड़ता है क्या? तीनों अपनी वार्ता में किसी अन्य को शरीक नहीं करते। ऐसे महान भेद भी क्या अन्य को बताए जाते हैं? यह इतर बात है, दूरी रखते हुए भी लोग उनके बारे में भली भांति जानते थे। जंगल में सियारों की आवाज भी क्या कभी छुपी है? अब तक अनेक लोग इन महान गप्पियों के बारे में जान चुके थे। उनके परिचित रिश्तेदार इन्हें देखते ही किनारा कर लेते। गप्पियों से माथा कौन लड़ाए? अनेक बार यह देख सुनकर आश्चर्य होता है कि किस्सा गोई, कवि, उपन्यासकार, यहां तक कि राजनेता भी अंड बंड कहकर बड़े बड़े इनाम अथवा ओहदे पा जाते हैं। तो ऐसा ही कोई सम्मान, जैसे कि गपश्री, गप शिरोमणि, गप भूषण, गप रत्न आदि गप्पियों को क्यों नहीं दिए जाते? गप मारना तो दर्शन का विस्तार है। हम गप्पियों को निंदा भाव से क्यों देखते हैं? क्या लोग ऑफिस में काम होते हुए गप्पे नहीं लगाते? गुणी ज्ञानी तो यहां तक कहते हैं कि गप्पें कर्मचारियों को एक दूसरे के नजदीक लाती है, कर्मचारी की कुंठा समाप्त करती है एवं इन्हें सुनकर हर कर्मचारी को सुकून मिलता है। काश कृष्ण गीता में यह कहते समय कि मैं ज्ञानियों का ज्ञान हूं, यह भी कह देते कि गप्पियों की गप भी मैं ही हूं, तो आज गप्पियों को ज्ञानियों के समकक्ष रखा जाता। वैसे वे ज्ञानियों से कम होते भी नहीं। कल्पना की इतनी ऊंची उड़ान भरना कोई सरल काम है? ये गप्पियों की ही कार्यस्थानी थी कि भारत पाक युद्ध में 2 जासूस पकड़े जाते तो शहर में आके 10 बताते। वे तो नमक मिर्च लगाकर यहां तक कहते कि उन्हें गंजा कर गधों पर बिठाकर घुमाया जा रहा है एवं हर आने वाला उन पर 10-10 जूते लगाकर आगे बढ़ रहा है। एक गप्पी ने तो यह तक कहा कि वह खुद जूते मारकर आ रहा है। युद्ध भय भी जनता का मनोबल तब दूना हो जाता। बहरहाल आज गणेश, भैरू एवं बब्बन
ये सोचकर उदास थे कि उनकी पुरानी सारी गप्पें समाप्त होने को आई। एक ही गप कोई कितनी बार सुनाए। मौलिकता की अपनी महत्ता है, नवीनता हर एक को चाहिए। वे कवि तो थे नहीं कि एक ही रचना का 10-10 बार पारायण करते। वहां तो फिर भी कुछ मित्र अकारण वाह वाह कर देते हैं, पर यहां तो आन की बात थी। आंख की शर्म भी कोई चीज होती है। यहां तो सृजक एवं श्रोता दोनों वे ही थे। इन्हीं विचारों में खोए तीनों शून्य में गोता लगा रहे थे। पावस के दिन थे, वातावरण में उमस थी। गत 2 रोज से आसमान पर बादल उमड़ते घुमड़ते, पर बारिश नदारद थी। इन्हीं बादलों के पीछे डूबते सूरज की किरणें जब तब उनके चेहरों पर पड़ती तो तीनों के चेहरे चमक उठते। तीनों आज कुछ चमत्कारिक कहने पे आमादा थे। भीतर कहीं खमीर उठ रहा था। तीनों के बीच ऐसा अटूट बंधन था कि तीनों झूठ के पुलाव पकाते, लेकिन कभी एक दूसरे को मौसेरे भाइयों की तरह झूठा नहीं कहते, वरन अनेक बार तो एक कहता तो दूसरा हौसला अफजाई करता। तीनों में यह भी एक आश्चर्यजनक अनुबंध था कि अगर किसी के कुछ कहने पर हजम ना हो एवं सुनने वाला मां भवानी की कसम दे दे तो तीनों को असल भेद उगलना ही होगा। इस वीटो के अतिरिक्त तीनों एक दूसरे के सम्मान परिधियों को कभी नहीं लांघते। यह तथ्य भी कम आश्चर्यजनक नहीं था कि करार होते हुए भी तीनों ने आज तक इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया। यकायक गणेश का ध्यान टूटा। उसने ठर्रा खोला एवं तीनों को एक एक पैक बना कर दिया। तीनों धीरे धीरे सिप लेने लगे। जैसे गैस भरने से गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है, तीनों की भड़ास सर चढ़ बैठी। चढ़ते सुरूर के साथ गणेश ने आज गप का शुभारंभ किया। भैरू एवं बब्बन की ओर देखकर बोला, यार अब तक बहुत झूठी बातें कह ली, आज एक सच्चा वाकया बयां करता हूं। सच्चा शब्द सुनते ही भैरू एवं बब्बन के कान खड़े हो गए। दोनों ने उसकी ओर संशय भरी निगाहों से देखा तो गणेश ने गले के मध्य चौटी रखी एवं बोला, एकदम सच्ची बात भैरू, कानों सुनी नहीं, आंखों देखी। भैरू एवं बब्बन आश्वस्त हुए तो शून्य में ताकते हुए वह एक विचित्र कल्पना लोक में खो गया। भैरू एवं बब्बन उसकी ओर यूं देखने लगे जैसे नया पाठ प्रारंभ करने के पूर्व शिष्य गुरु की ओर देखते हैं। बचा हुआ सारा पैग हलक से उतार कर गणेश बोला, भैरू क्या बताऊं, कुछ कहते नहीं बन रहा, वाकया ही कुछ ऐसा है। पता ना यार, अपन दोस्त हैं, खुलकर बोल, अपनों से कैसी शर्म। इस बार बब्बन बोला। गणेश ने पुनः दोनों मित्रों को देखा। दोनों की आंखें विश्वास एवं प्रेम से लबरेज थी। अब भला वो कैसे रुकता। भैरू के कंधे पे हाथ रखकर बोला, भैरू आज मालिक ने मुझे मुंह अंधेरे उठाया एवं शमशान से हाल ही जले मुर्दे की राख लाने को कहा। मालिक ने यह भी हिदायत दी कि यह बात कानों कान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मेरी आंखों में अनेक प्रश्न उभर आए तो मालिक को लगा मैं डर गया हूं। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज घर में यज्ञ है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी होगी। तू तो जानता है तेरी मालकिन कितने समय से बीमार है, उसी के लिए ये यज्ञ करवा रहे हैं। तुमसे अधिक विश्वास पात्र मेरा कोई नहीं है, अतः यह कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। मालिक के आदेश को शिरोधार्य कर मैं शमशान गया। सुबह के 5 बजे थे। वहां अभी भी गुप्त अंधेरा था। दबे पांव में इधर उधर घूमा तो एक ताजा चिता देखी जिसका मुर्दा 1 रोज पहले ही जला होगा। मैंने चुपचाप राख उठाई, एक पुरानी थैली में बंद की तो वहां एक दृश्य देखकर दंग रह गया। वहां चिता के पास एक पीतल की गोल किनारे वाली थाली उल्टी रखी थी। उस थाली से टन की आवाज आई। मैंने गौर से देखा, वहां 7 बिच्छू एक एक कर थाली पर चढ़ रहे थे। जो थाली पर चढ़ता वो थाली के बीच में आकर पूंछ फुटकारता तो टन की आवाज आती।
इस तरह एक एक कर सातों बिच्छू थाली पर चढ़े। सबने फटकार लगाई तो ठन्न बजा। मैं तो घबरा गया। थोड़ी देर में वहां सभी बिच्छू पूंछ के बल नाचने लगे। मैं और नजदीक आया तो देखा वह न तो बिच्छू है न थाली। वहां से 20 कदम दूर 7 कंकाल नाच रहे थे। सातों ने मुझे घूर कर देखा तो मेरी कपकपी छूट गई। तभी उनमें से एक बोला, हम सब जानते हैं तू यहां क्यों आया है। शर्म नहीं आई तेरे मालिक को यूं सुबह सुबह उठाकर तुझे भेजते हुए। नौकर क्या इंसान नहीं होते? कहे तो टेंटवा दबा दूं उसका, सब छकड़ी भूल जाएगा। मैं डर गया। एक बार तो जी में आया सारी हैंकड़ी भुला दूं। फिर ख्याल आया मुझे नौकरी कौन देगा। मैं डरते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं करना, मेरा मालिक अच्छा आदमी है। मेरी बात सुनकर सातों जोर जोर से हंसने लगे। मैं थैली हाथ में लिए तेजी से भागा। देर से पहुंचने के कारण मालिक ने खरी खोटी सुनाई। मैं क्या कहता, तब से अब तक दिल धड़क रहा है। यह कहते हुए गणेश ने बब्बन का दायां हाथ खींचकर अपने सीने पर लगाया और बोला, तू खुद महसूस कर सकता है बब्बन, मेरे साथ सुबह क्या हुआ होगा। कहते कहते उसने भैरू की ओर भी देखा एवं एक बार फिर गले पर चौंटी काटते हुए बोला, एकदम सच आंखों थी की बात है भैरू, तुम दोनों को अपना समझकर बताइए। इतना कहकर गणेश चुप हो गया। ऐसी लोमहर्षक घटना सुनकर अब भैरू ने कमान संभाली। गणेश की कथा सुनकर वह हैरत में था। वह इससे भी बढ़कर वाकया सुनाना चाहता था। दूसरा वक्ता पहले से कमतर हो तो बात में रस कौन लेगा। उसने भी एक पैक बनाया, गले से नीचे उतारा एवं दोनों मित्रों की ओर देखकर बोला, आज सुबह मेरे साथ भी एक अजीब वाकया हुआ। मेरे मालिक ने नाश्ता करने के बाद मुझे बुलाया और कहा, भैरू तू ऐसा कर, आज पालड़ी गांव जाकर वहां के पटवारी गोवर्धन सिंह को यह थैली दिया, ध्यान रखना कोई देख न ले। मैं समझ गया ये पटवारी की रिश्वत है। मालिक ने हाल ही में उस गांव के काश्तकार से जमीन खरीदी थी, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो हुक्म बजाना था। मैं जानता था पालड़ी 14 मील दूर है। मैंने मालिक से कहा, स्कूटर पर चला जाऊं, तो मालिक ने फटकार कर कहा, गाल पर तमाचा मारा तो नीचे से सब निकल जाएगी, तुम्हें स्कूटर चाहिए। अरे गधे गुलकंद खाने लग गए तो कर लिया कारोबार, चुपचाप साइकिल पर हुआ। मुझे काटो तो खून नहीं, पटवारी को रिश्वत के 20,000, अब मैं रात दिन जी हजूरी करता हूं तो इतना भी नहीं। मैं एक पल भी नहीं रुका। बाहर आकर साइकिल उठाई एवं कोई 8 मील आया होऊंगा कि रास्ते में एक अजीब दृश्य देखा। दाएं खेत में गोल उड़नतस्ती आकर उतरी। उसमें से 2.5 फुट 2 बौने निकले। दोनों सपाट गंजे थे। उनकी नाक चपटी, आंखें अंजीर जैसी एवं दोनों शरीर से इतने पतले थे कि छातियों से पसलियां दिख रही थी। उस समय मैं वहां अकेला था। मुझे देखकर दोनों चिल्लाए, वहीं रुक। मैंने पेडल तेज किए पर साइकिल घूम ही नहीं रही थी। मैंने नीचे उतरकर भागने की कोशिश की तो कदम वहीं चिपक गए। तभी एक बौना मेरे समीप आकर बोला, मुझे पता है तुम रिश्वत देने जा रहे हो, शर्म नहीं आती ऐसा दुष्कर्म करते हुए? क्या तुम्हें नहीं मालूम, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। इस रिश्वत के एवज में तुम्हारा मालिक गरीब काश्तकार की 1 बीघा अतिरिक्त जमीन हड़पना चाहता है। मैं डर गया। डरते डरते बोला, हुजूर इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे तो मालिकों का हुक्म बजाना ही पड़ेगा। पेट की आग तो सबको बुझानी पड़ती है। तभी दूसरा बौना मेरे समीप आकर बोला, बात तो तू ठीक कहता है। खैर तू चिंता मत कर, इस तस्त्री में आ जा, हम तुझे 2 मिनट में पटवारी के घर उतार देंगे। गणेश मुझे काटो तो खून नहीं, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मुझसे न बोलते बन रहा था न चुप होते। मैंने उसी समय संकट मोचक हनुमान जी का स्मरण किया तो वहां एक बंदर प्रकट हुआ। उसके गले में मोतियों की माला थी एवं वो लाल लंगोट पहने था। बंदर को देखते ही बौनों के पसीने छूट गए। वे भागकर तस्त्री में घुसे एवं देखते देखते छूमंतर हो गए। इस खौफनाक दृश्य को देख
मेरी आंखें मुद गई। आंखें खुली तो वहां कुछ नहीं था। बब्बन, भैरू, आज इन्हीं आंखों से मैंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। अपनी कथा समाप्त कर भैरू ने दोनों मित्रों की ओर देखा। दोनों की आंखें प्रभु प्रेम से लबालब थी। पहले गणेश एवं फिर बब्बन ने आगे बढ़कर भैरू की आंखें चूमी। वक्ता श्रोता तीनों गदगद थे। अब बब्बन की बारी थी। बब्बन जानता था आज दोनों ने न सिर्फ एक से बढ़कर एक कथा सुनाई है, दोनों ने कथा सत्यता को लेकर भी अपनी धाक जमाई है। एक ने वीर रस की तो दूसरे ने भक्ति रस की सरिता बहाकर सिद्ध कर दिया है कि दोनों गुटे हुए सौदे हैं। अब बब्बन ने मोर्चा संभाला। प्रथम दो वक्ताओं की तरह उसने भी पूरा पैग नीचे उतारा, एक लंबी सांस ली एवं दोनों के देखते फूट फूट के रो पड़ा। उसके आंसू थमते ही न थे। बब्बन की ऐसी दशा देखकर भैरू एवं गणेश स्तब्ध रह गए। दोनों बड़े थे। दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो बब्बन बोला, गणेश, भैरू, लगता है हम तीनों के ग्रह एक से हैं। तीनों पर बिजली एक ही दिन गिरती है। कम से कम तुम दोनों की नौकरी तो बच गई, लेकिन आज मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे लगता है मेरे नौकरी के दिन पूरे हुए। कहते कहते बब्बन बिलक पड़ा। डरता क्यों है बब्बन? हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते कहते भैरू ने हाथ बढ़ाकर बब्बन के आंसू पहुंचे। बता ना बब्बन, तेरे दोस्त क्या मर गए हैं? नौकरी जाएगी तो मिल बांट कर खा लेंगे। गणेश ने भैरू से सुर मिलाते हुए ढाढ़स बनाया। अपनी शर्ट की दाई बांह से आंसू पहुंचते हुए बब्बन ने अपनी कथा का शुभारंभ किया। भैरू, तुम तो जानते हो इन दिनों मेरे मालिक एवं मालकिन हरिद्वार गए हुए हैं। घर में मैं एवं उनकी बेटी ही है। आज इतवार होने से वह 10 बजे उठी। रोज कॉलेज जाना होता है, अतः 7 बजे उठती है, लेकिन आज कोई कहने वाला तो था नहीं, अतः पड़ी रही। 10:30 बजे मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। उसे देखकर मैं दंग रह गया। वह नीचे निक्कर एवं ऊपर चोली पहने थी एवं उसके हाथ में बियर की बोतल थी। मुझे देखकर वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी एवं मुझे बाहों में भर लिया। मेरा दिल धक से रह गया। तुम्हें पता नहीं है, मेरे मालिक की बेटी कमसिन तो है ही, भला की खूबसूरत है। फिल्म की हीरोइन भी उसके आगे फीकी है। वो इतनी गोरी है मानो आसमान का चांद जमीन पर उतरा हो। इतनी कोमल जैसे छुई मुई, कांच की गुड़िया जैसी नाजुक है। बाहों पर अंगुली रखो तो गड्ढा पड़ता है। नाक नक्श ऐसे तीखे हैं जैसे हूर हो। बोलती इतना मीठा है कि कोयल लजा जाए। बोलते समय मुंह फाड़ में दांत मोतियों से चमकते हैं। 5.5 फीट से ऊपर लंबी है एवं चलती है तो लगता है कयामत ढा रही है। ऐसी हसीन परी को बाहों में पाकर मैं निहाल हो गया। कुछ देर तो मैं उसकी बाहों में रहा, फिर हौले से दूर होकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी दोनों कोमल हथेलियां मेरे गालों पर रखी एवं बोली, बब्बन, मैं दिल दिल में तुझे चाहती हूं। आई लव यू। एवं जाने क्या क्या कहती गई। उसकी कोमल अंगुलियों पर तीखे नाखून थे जिस पर लाल पॉलिश लगी थी। मैं कुछ कहता उसके पहले उसने मुझ पर चुंबनों की बौछार कर दी। ऐसी हालत में मैं क्या करता? मैं उसे लेकर पलंग तक लिटाने आया तो उसने खींचकर अपने साथ लिटा लिया। कहते कहते बब्बन की सांस फूल गई। फिर क्या हुआ बब्बन? भैरू घुटने के बल बैठ गया। बता बब्बन, बात पूरी कर। गणेश ने पेंट व्यवस्थित की। भैरू, क्या बताऊं? उसके बाद उसने मेरी इज्जत लूट ली। कमीने, उसने लूटी या तूने? भैरू चीख कर बोला। बता हरामी। गणेश ने भैरू के सुर में सुर मिलाया। बात तो एक ही है गणेश, बब्बन ने उत्तर दिया। इतना कहकर बब्बन चुप हो गया।
भैरू एवं गणेश दोनों के कलेजे में कटार बह गई। बब्बन ने आज बाजी मार ली। गणेश की शौर्य कथा एवं भैरू की भक्ति कथा बब्बन की प्रेम कथा एवं प्रेम रस में तिनकों की तरह बह गई। पराजित ग्लानित दोनों के चेहरे देखते बनते थे। ऐसी बुनकरी न पहले सुनी, न गोनी, न देखी। भैरू एवं गणेश ने सोचा न था कि कमीना बब्बन ऐसी शिकस्त देगा। दोनों के आंवें जल गए। सांप ही सांप का मुंह सूंघ सकता है। क्या यह वाकया सच था बब्बन? भैरू ने घूर कर पूछा। 100% सच भैरू। तुम अपने दोस्त पे शक करते हो? कहते हुए बब्बन उदास हो गया। तो फिर इससे तेरी नौकरी क्यों खतरे में पड़ गई? तू तो मालिक बन जाएगा। इस बार गणेश ने पूछा। गणेश, ऐसी लंपट लड़कियों का क्या भरोसा? बियर का नशा उतरते ही उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तब मौका मिलते ही नमक मिर्च लगाकर मां को कहेगी कि बब्बन कमीना है। तब मेरी कौन सुनेगा? नौकरी तब बचेगी क्या? बब्बन ने उत्तर दिया। उसकी आंखों का भोलापन देखते बनता था। गणेश एवं भैरू को अब भी बब्बन पर भरोसा नहीं था। मां भवानी की कसम देता हूं, सच सच बता, क्या ऐसा हुआ? भैरू ने आज प्रथम बार विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तेज आवाज में पूछा। बब्बन को सांप सूंघ गया। सांस गले में अटक गई। अब कोई विकल्प नहीं था। रुआंसा होकर बोला, मेरे मालिक के तो कोई बेटी ही नहीं है भैरू। सच्चाई तो यह है, आज मालिक के भाई के यहां मुझे कुछ सामान देना था। रात बियर पीने के कारण मैं देरी से उठा। 10 बजे मालिक का फोन आया तो उसने मुझे देरी से उठने के कारण लथाड़ पिलाई। इसी से जला भुना था। कसम से बंधे बब्बन की सच कहते हुए आंखें नीची हो गई। बब्बन का ऐसा उपहास गणेश से सहन नहीं हुआ। इस बार उसने भैरू की ओर तीखी आंखों से देखा एवं अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए बोला, तू भी कसम ले। क्या तुमने तस्त्री वाला वाकया सच कहा था? नहीं गणेश, यह झूठ था। सच्चाई तो यह है, आज दोपहर मालिक के स्कूटर न देने से मैं दुखी था। पेडल मारते मारते मेरी सांस फूल गई। पैरों में अब तक दर्द है। बात पूरी होते भैरू का चेहरा लटक गया। भैरू एवं बब्बन अब एक तरफ हो गए। 2 झूठों में एक सच्चा कैसे चले? इस बार बब्बन ने विशेषाधिकार का प्रयोग किया एवं गणेश से भवानी की कसम उठवाकर बोला, गणेश, तेरी कंकाल कथा भी क्या झूठी थी? हाँ बब्बन, मेरी कथा भी झूठी थी। दोपहर मुझे भी मालिक ने एक कीमती तस्वीर गिरा देने के कारण चांटा मारा था। उसका निशान अब तक मेरे गाल पर है। कहते कहते गणेश का मुंह भी सूखे कटहल की तरह लटक गया। सूरज डूब चुका था। तीनों वहां से उठे एवं मगरी से उतरकर नीचे आए। तीनों अब तक चुप थे। आखिर गणेश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यारों, हम रोज झूठ बोलते हैं। गपियाते हुए वर्षों बीत गए। सच्चाई तो यह है कि जितनी ताकत हम झूठ बोलने में लगाते हैं, उससे आधी अच्छा काम करने में लगाएं तो झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। कहते कहते गणेश के आंखों की चमक बढ़ गई। सच कहते हो गणेश, झूठ के पांव नहीं होते। भैरू ने सुर मिलाया। तू ठीक कहता है भैरू। दुनिया ठीक कहती है, सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। बब्बन ने दोनों की बातों को परवान चढ़ाया। तो फिर हम कसम लें, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। इस बार गणेश गंभीर होकर बोला। कसम मां भवानी की। तीनों मित्र हाथ पर हाथ रखकर जोर से बोले। ऊपर बादलों से झांकता हुआ चांद इसकी तस्दीक कर रहा था। धन्यवाद।